बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनी सर क्लास 12th में। तो देखिए, हम आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बता रहे हैं 2 नंबर और 5 नंबर वाला, ठीक ना। और वो भी वैसे क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं जो कभी ना कभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। फ़र्क बस इतना है कि हम चैप्टर वाइज करके बता रहे हैं, लेकिन आप लोग को हम क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो कभी ना कभी एग्ज़ाम में आया हुआ है, क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा। लेकिन हम क्या बता रहे हैं, चैप्टर वाइज बता रहे हैं, ठीक। तो देखिए, चैप्टर वाइज बता रहे हैं तो ये आपका वीडियो जो है, इसका पीडीएफ जो भी आप लोग को चाहिए, जो हम क्लास आपको ले रहे हैं, इस क्लास का पीडीएफ चाहिए। तो देखिए, पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा अपना 73 72 86 41 35। इसका आपको बहुत सुंदर से लिखा हुआ पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत सुंदर से लिखा हुआ पीडीएफ है, यानी कि जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं इस सब का आंसर बहुत सुंदर से लिखा हुआ, एकदम ढंग से पढ़ के आपको मज़ा आ जाएगा। पीडीएफ जब आपको मिलेगा तो लेक्चर यहाँ सुन लीजिए, पीडीएफ से वहाँ से देख लीजिएगा। और इस नंबर पर पीडीएफ के लिए कॉन्टेक्ट कीजिएगा, लेकिन हाँ, व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टेक्ट कीजिएगा और अपना नाम बताइएगा, डिस्ट्रिक्ट बताइएगा और विलेज बताइएगा, 3 वो चीज़ बताइएगा। उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा हैंड राइटिंग वाला। लेकिन हाँ, चैप्टर का नाम बताइएगा कि हाँ, हमको इस चैप्टर का चाहिए या इस लेक्चर का चाहिए, तब जाके आपको उसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आपका क्वेश्चन क्या है कि आवेशित समतल चालक के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। कोई आवेशित समतल चालक है, देखिए इस प्रकार का मान लेते हैं कोई चालक है, आवेशित समतल चालक, इस प्रकार का आवेशित समतल चालक है और उसके समीप हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इसी के जैसा मान लेते हैं कोई चालक है, इसके नज़दीक में क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वो इसी के जैसा आवेशित समतल चालक बनाते हैं, इसके जैसा कोई आवेशित समतल चालक बनाते हैं जिसके नज़दीक में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले एक सुंदर सा हम डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको आसानी से हम क्या कर सके, समझा सके, ठीक। तो देखिए, ई हम बना ले रहे हैं वो चालक, इस प्रकार से ये रहा चालक जो कि हम बना दिए आपके लिए। देखिए, ये हो गया घन के टाइप का है आपका, और इसी कारण हमको क्या निकालना है भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और इस पर मान लेते हैं कि इस सतह पर आवेश है Q, इस सतह पर कितना आवेश है, Q आवेश है। यहाँ पर हम लोग Q आवेश दे देते हैं, ठीक। ये नाम दे देते हैं AB और चालक का नाम हम देते हैं कि चालक का नाम है S। और इस पर टोटल आवेश जो है वो आवेश हम मान लेते हैं कि टोटल आवेश है बड़का Q। चालक के सतह जो AB पर टोटल आवेश का मान कितना है, +Q है, ठीक। अब देखिए, इसके नज़दीक में विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बेलनाकार गौसीय तल का निर्माण करते हैं, एक बेलनाकार गौसीय तल का निर्माण करते हैं। और जो भी हम आपको बता रहे हैं उसका एकदम सुंदर से हैंड राइटिंग में लिखा हुआ पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, बशर्ते कि बताए हैं जिस नंबर को उस नंबर पर कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ का एरिया जो है, एरिया का नाम ले लेते हैं कि ई वाला एरिया का मान है DA, क्या DA। और ये विद्युत क्षेत्र है जो इस पॉइंट पर गुजरेगा इस दिशा में। इस पॉइंट का हम मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉइंट का नाम है P नाम है, इस पॉइंट का नाम क्या है, P नाम है, ठीक। और देखिए, यहाँ भी एक एरिया ले लेते हैं बीच में, यहाँ बीच में एक एरिया हम काट लेते हैं। इस एरिया का भी नाम कितना है, इस एरिया का नाम है DA। और इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व मान लेते हैं कि सिग्मा है, यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। यहाँ भी एरिया जो है इसका भी नाम हम ले लेते हैं DA। ई वाला जो क्षेत्रफल है इसका भी नाम क्या ले लेते हैं, DA मान लेते हैं। अब देखिए, इसमें लैंग्वेज माना जाता है। डायग्राम बनाने के बाद हमको इस आवेशित चालक के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता कितना है, तो आता है से आपका E बराबर आता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है। लेकिन इतना आएगा कैसे, तो उसके लिए लंबा प्रोसेस से बनाना पड़ता है। 5 नंबर का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं
कि माना कि ए बी एक आवेशित माना कि एस एक आवेशित समतल चालक है। माना कि एस एक समतल चालक है जिसके तल ए बी पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है तथा इस तल ए बी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इस तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है? सिग्मा है। और इस तल के निकट कोई बिंदु P है। ये जो तल है इसके निकट में कोई बिंदु P है जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब देखिए ई वाला जो आवेश है वह इस तल पर वितरित है। जैसे सामने से देखिए तल आपको दिखाई दे रहा है तो आवेश यहाँ पर वितरित है। हम लोग जानते हैं कि सतह पर जब आवेश वितरित होता है तो जो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो सतह के बाहर की ओर जाता है, ठीक ना। बेलन देखिए इस प्रकार से है तो बेलन का जो ई वाला भाग है इस सतह के अंदर है। ई वाला भाग क्या है? सतह के अंदर है, ठीक ना। और हम लोग जानते हैं कि सतह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखा सतह के बाहर की दिशा में जाती है। इसका मतलब है कि अंदर के भाग में कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं गुजरेगा, केवल यहाँ से गुजरेगा विद्युत क्षेत्र। और देखिए यहाँ जो एरिया हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर ये जो सतह है तो सतह पर हम लोग विद्युत क्षेत्र देखिए इस प्रकार से है। यहाँ पर बेलना का ई वाला जो एरिया है तो ई वाला एरिया जो है यहाँ पर, तो देखिए ये जो आपका सतह हुआ तो यहाँ से एरिया का डायरेक्शन होगा। एरिया का डायरेक्शन यहाँ जो है ई वाला आपका, तो यहाँ पर एरिया का डायरेक्शन होता है ऊपर की ओर। जैसे देखिए ई वाला आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पर जो एरिया हम लोग काटेंगे इसके यहाँ पर, तो ई वाला एरिया का डायरेक्शन होगा ऊपर की ओर, लेकिन यहाँ से विद्युत क्षेत्र गुजरेगा सामने। तो यहाँ पर जो एरिया आपको दिख रहा है इस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा भाई? इस एरिया का डायरेक्शन होगा आपका ऊपर की ओर। इस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर की ओर होगा। ई वाला एरिया का डायरेक्शन आपका ऊपर की ओर होगा। यहाँ पर समझ गए? हाँ, ई वाला एरिया का डायरेक्शन किधर की ओर होगा? ऊपर की ओर होगा। और विद्युत क्षेत्र यहाँ से गुजर रहा है इस प्रकार से, तो यहाँ कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। यानी कि मिला जुला के इधर से कोई विद्युत क्षेत्र नहीं गुजरेगा और यहाँ से फ्लक्स का मान 0 होगा और यहाँ केवल विद्युत फ्लक्स होगा, ठीक ना। तो ये बेलनाकार तल हम बनाए हैं, इसका बेलनाकार तल के मान लेते हैं कि सिरा जो AB है, इस सिरा का नाम लेते हैं AB और ई वाला सिरा का नाम लेते हैं CD। तो बेलनाकार तल के सिरा AB से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो इस सिरा AB से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हम लोग लिखेंगे यहाँ से। देखिए इसको पहले मिटा देते हैं। बेलनाकार तल AB के सिरा से होकर गुजरने वाला फ्लक्स क्या लिखेंगे? फाई बराबर वेक्टर ADA कोस 0 EDA कोस 0। कारण क्या है कि अंदर में कोई विद्युत क्षेत्र गुजरेगा नहीं। यहाँ पर जो है तो लंबवत है तो यहाँ भी फ्लक्स का मान 0 होगा। तो इस बेलनाकार तल के केवल AB सिरा से ही विद्युत फ्लक्स गुजरेगा और यहाँ पर एरिया का डायरेक्शन इधर की ओर, अब विद्युत क्षेत्र का भी डायरेक्शन इधर की ओर, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो कोण का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग क्या लिखेंगे? फाई इज इक्वल टू EDA कोस 0 का वैल्यू 1। तो फाई बराबर आपका क्या हो जाएगा? EDA। ये हो गया आपका बेलनाकार तल AB से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है एरिया DA, यहाँ पर मान लेते हैं कि आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है? सिग्मा है। तो अब लिखेंगे कि बेलनाकार तल के अंदर, यानी कि ई वाला जो तल है यहाँ DA, तो बेलनाकार तल के अंदर चालक के क्षेत्रफल DS पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है? सिग्मा है। तो हम लोग जानते हैं कि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है DA बटा Q। अब देखिए ई वाला जो एरिया है इस एरिया में आवेश का बहुत छोटा सा हिस्सा होगा क्योंकि पूरा चालक पर आवेश है बड़का Q और ई वाला जो भाग है इसमें आवेश का एक छोटा सा हिस्सा होगा जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं? छोटका Q। तो यहाँ पर सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? DA बटा Q। तो इसे हम लोग Q बराबर उल्टा लिख दिए यहाँ पर, यहाँ Q बाई DA होता है, ठीक। यहाँ पर क्या होता है? सिग्मा बराबर Q बटा DA होता है, गलती से लिखा गया है। चलिए तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा?
सिग्मा इंटू डी ए हो जाएगा। यहाँ पर क्यू बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा इंटू डी, और एगो हम निकाले हैं ई फाई बराबर ई इंटू डी ए। अब देखिए ई जो है आपका ए बी सी डी गौसीय तल है, और गौसीय तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ जो एरिया है जिस पर आवेश का बहुत छोटा सा हिस्सा है, छोटा हिस्सा कितना है, क्यू है, यानी कि जो बेलनाकार तल है ए बी सी डी, इसके अंदर में जो आवेश बंद है उस आवेश का मान है छोटका क्यू। और गॉस पर में क्या कहता है कि किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान तल के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि अब गॉस पर में से बेलनाकार तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, अब गॉस पर में से बेलनाकार तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, देखिए इधर हम लिख रहे हैं फाई बराबर Q/ε0। छोटका क्यू का है लिखे हैं क्या कि इस तल के अंदर में आवेश का छोटा सा हिस्सा है छोटका क्यू, ठीक ना। जिससे देखिए फाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख देंगे। क्यू का वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू डी ए है। क्यू का वैल्यू सिग्मा इंटू डी ए है, अब बटा में आपका क्या है ε0 है। ठीक, यहाँ तक लिख दिए। इसको हम लोग क्या कर लेंगे कि फाई बराबर इसको मान लेंगे सिग्मा इंटू डी ए बटा में ε0। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसको एगो के मान ली, देखिए एगो फाई बराबर है ई इंटू डी ए, एगो फाई बराबर है सिग्मा डी ए बटा में ε0। अब दोनों में फाई बराबर है तो समीकरण 1 एवं 2 से हम लोग करेंगे यहाँ पर। अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 एवं 2 से करेंगे तो देखिए एगो में आपका क्या था फाई बराबर ई डी ए था, ई डी ए, और एगो में फाई बराबर क्या था सिग्मा डी ए बटा में ε0, सिग्मा डी ए बटा में ε0। तो देखिए डी ए से डी ए आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर क्या बचेगा, ई बराबर बचेगा सिग्मा बटा ε0। यही हो गया आपका आवेशित समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अगला क्वेश्चन क्या है कि कूलम पर में लिखें। देखिए कूलम पर में क्या होता है, अभी हम लोग निकाले हैं कि ई बराबर आपका क्या होता है, ई बराबर होता है अभी सिग्मा बटा ε0, जो कि हम अभी डिराइव किए हैं। ई बराबर सिग्मा बटा ε0, इसी को बताने के लिए कूलम पर में होता है। ये देखिए ई क्या होता है, ई बराबर आपका होता है सिग्मा बटा ε0, जहाँ ई होता है विद्युत क्षेत्र और सिग्मा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। ε0 क्या होता है, मुक्त आकाश की परावैधुता होता है। इसी को हम लोग कूलम परमे के नाम से जानते हैं। ये जो समीकरण आपका है ई बराबर सिग्मा बटा ε0, इसको कूलम परमे के नाम से जानते हैं। और इसको परिभाषित कैसे किया जाता है, तो देखिए परिभाषा होता है कि किसी आवेश के समतल चालक के नज़दीक, जैसे मान लीजिए कि आवेश के समतल चालक है, किसी आवेश के समतल चालक के नज़दीक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस चालक पर के आवेश के पृष्ठ घनत्व का 1/ε0 गुना होता है। यही आपका कूलम पर में है। क्या बोले कि किसी आवेश के समतल चालक के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस चालक पर के आवेश के पृष्ठ घनत्व का 1/ε0 गुना होता है। इसी को हम लोग गॉस पर में कहते हैं, सॉरी गॉस पर में कह रहे हैं, इसी को हम लोग कूलम पर में कहते हैं। यही हो गया आपका कूलम पर में ई बराबर सिग्मा बटा ε0। याद हो गया, किसी आवेश के समतल चालक के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस चालक पर के आवेश के पृष्ठ घनत्व का 1/ε0 गुना होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कूलम पर में कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये आपका 2018 एग्जाम में आया था। क्वेश्चन क्या है कि गॉस परमे की सहायता से कूलम का नियम प्राप्त करें। गॉस परमे से हमको क्या प्राप्त करना है भाई, कूलम का नियम। तो सबसे पहले हम आपको कूलम का नियम याद दिला देते हैं कि कूलम का नियम क्या होता है।
देखिए कूलम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। पहला आवेश गुना दूसरा आवेश बटा में दोनों के बीच के दूरी का स्क्वायर, यही आपका है कूलम का नियम है। तो हमको क्या करना है कि देखिए गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम का नियम प्राप्त करना है। कूलम का नियम अलग होता है। कूलम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 × Q2 बटा R स्क्वायर। और कूलम प्रमेय आपका होता है E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। दोनों में बहुत अंतर है, ठीक ना, दोनों में बहुत अंतर है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन के पास आपको लेके चलते हैं। हमको क्या प्राप्त करना है, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम की नियम प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक आवेश ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि कोई यहाँ पर एक आवेश ले लेते हैं, आवेश Q, ठीक। और इस आवेश Q को अब देखिए गॉस प्रमेय अप्लाई होता है कब, गॉस प्रमेय उस समय अप्लाई होता है जब आवेश बंद हो। आवेश क्या हो, बंद हो। तो सबसे पहले हम एक आवेश Q ले लिए हैं और इस आवेश Q को चारों तरफ से बंद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ गॉसीय सतह वो ले लेते हैं। गॉसीय सतह क्या ले लिए हैं, गोलाकार गॉसीय सतह ले लिए हैं। अब इस आवेश से यहाँ सतह के बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं कि R है। और इस प्रकार देखिए वो गोलाकार सतह बन गया आपका गॉसीय सतह। और गोलाकार गॉसीय सतह की त्रिज्या कितना है, R है। और इसके केंद्र पर आवेश है Q है। और इसको हम मान लेते हैं, केंद्र को नाम मान लेते हैं O। अब क्या करेंगे कि इसके कारण हम लोग यहाँ पर गोला का एगो छोटा सा क्षेत्रफल काटते हैं। ये गोला का एगो छोटा सा हम क्षेत्रफल काट रहे हैं, जिस क्षेत्रफल का नाम होगा आपका DS। इस क्षेत्रफल का नाम क्या होगा, DS होगा, ठीक है। DS बराबर क्या होगा, DS × n कैप होगा। यहाँ पर हम लोग विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन दे देते हैं। विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है आपका वेक्टर E। और इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम लोग E खींच दिए हैं और इसका नाम लेते हैं कि बिंदु यहाँ पर P है, ठीक। अब देखिए इसमें लैंग्वेज लिखना पड़ता है। लैंग्वेज क्या लिखते हैं हम लोग, लैंग्वेज यहाँ देखिए हम जैसे DS माने हैं, आप लोग DA भी मान सकते हैं DS की जगह, क्योंकि क्षेत्रफल DS भी माना जाता है, DA भी माना जाता है। अब क्या करते हैं कि इसमें लैंग्वेज माना जाता है। माना कि बिंदु आवेश Q, माना कि बिंदु आवेश Q निर्वात में बिंदु O पर स्थित है। माना कि बिंदु आवेश Q निर्वात में बिंदु O पर स्थित है, जिसके कारण इससे R दूरी पर, बिंदु P है, जहाँ हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि O को केंद्र मान करके R त्रिज्या का एक काल्पनिक गोलाकार सतह खींचते हैं। R त्रिज्या के काल्पनिक गोलाकार गॉसीय सतह खींचते हैं, ठीक ना। इसके बाद देखिए लैंग्वेज लिखना पड़ता है कि जो छोटा सा आपका क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्रफल जो है ना यहाँ पर DA, छोटा क्षेत्रफल DS है। तो इसके बाद लैंग्वेज लिखा जाता है कि DS से गुजरने वाला क्षेत्रफल, DS से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो देखिए क्षेत्रफल DS से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आपका होता है d फाई बराबर होता है वेक्टर E डॉट DS होता है। हालांकि पहले हमसे लिखा गया है, क्या लिखा गया पहले हमसे DS, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फाई बराबर वेक्टर E डॉट होता है DS। अब देखिए E डॉट DS का वैल्यू क्या होता है, आपका होता है वेक्टर E DS कोस 0। कोस 0 क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र भी वही डायरेक्शन में होता है, एरिया भी वही डायरेक्शन में होता है। क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, इसीलिए एंगल का मान क्या लेते हैं, 0 लेते हैं इस पॉइंट पर। अब यहाँ पर d फाई बराबर आपका क्या हो जाएगा EDS कोस 0 का वैल्यू 1। तो d फाई बराबर क्या हो जाएगा, EDS। अब देखिए यहाँ पर आवेश Q से R दूरी पर बिंदु P जो है, यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी R है। तो आवेश Q के कारण इसे R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो विद्युत क्षेत्र का मान होगा 5 E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। और ये आपका होता है Q बटा में
आर स्क्वायर और यहाँ पर क्या है डी एस है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि देखिए ई जो हम फ्लक्स निकाले हैं ये केवल डी एस एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स निकाले हैं। ये जो है इस प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे एरिया से मिलकर के बना हुआ है। ये क्या है कि इस प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे एरिया से मिलकर के गोला बना हुआ है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि पूरा गोलाकार सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं। पूरा गोलाकार सतह से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे तो इसके बाद लिखते हैं कि अब जो भी हम बोल रहे हैं वो सब पीडीएफ में एकदम सुंदर से लिखा हुआ है, ठीक ना। वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा देख करके। हाँ, तो क्या होता है कि अब संपूर्ण गॉसीय सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, अब संपूर्ण गॉसीय सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स लिखेंगे तो इसके बाद लिखा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इधर भी लिखा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और छोटका क्यू बटा में आर स्क्वायर और डी एस। तो ये आपका डी फाई का इधर फाई हो जाएगा। ई वाला देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आ क्यू बटा आर निकल जाएगा, आर स्क्वायर बाहर, यहाँ क्या बचेगा डी एस बचेगा। और डी एस का क्या होता है भाई, डी एस का आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और क्यू बटा आर स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा एस हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया इतना आपका वैल्यू। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं इस यहाँ पर कि ई जो इतना जो हम वैल्यू लिखे हैं इसका मान क्या होता है, ई होता है, इसका मान ई होता है। तो हालांकि इसका मान का इसका हमको काम नहीं है, जो ई बराबर हम लिख दिए ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आ क्यू बटा आर स्क्वायर, तो उसका मान का हमको काम नहीं है। तो हम यहाँ ई के जगह इसको ई लिख देते हैं, फिर से ई या इंटू एस हो जाएगा, ई इंटू एस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग निकाले थे ई डॉट डी एस और डी एस का इंटीग्रेशन हो गया एस और डी फाई का हो गया फाई, ठीक ना। अब इसको क्या करेंगे कि एस जो होता है ना, तो एस आपका गोला का क्षेत्रफल होता है। एस किसका क्षेत्रफल होता है, गोला का क्षेत्रफल होता है। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसको हम लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, इसको क्या मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। हम सोचे थे कि इसका यूज आएगा आगे, लेकिन इसका यूज नहीं आया, तो इसके जगह पर फिर हम क्या लिख दिए ई लिख दिए। कारण क्या है कि देखिए इसके जगह पर ई के जगह पर हम लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा आर स्क्वायर, लेकिन इसका यूज हमारा नहीं आ रहा है, तो हम फिर इसके जगह पर क्या लिख दिए यू लिख दिए, क्योंकि हमको जिसका काम है उसी को लेकर चल देंगे, ठीक ना। अब देखिए फाई बराबर क्या आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए ई जो आपका गॉसीय सतह है, ये जो गॉसीय सतह है, ये गॉसीय सतह के अंदर में आवेश कितना है छोटका क्यू है। गॉसीय सतह के अंदर में आवेश छोटका क्यू है। तो गॉस प्रमेय के हिसाब से बंद गॉसीय सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नोट गुना होता है। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि अब गॉस प्रमेय से संपूर्ण गॉसीय सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, अब गॉस प्रमेय से संपूर्ण गॉसीय सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो गॉसीय सतह के अंदर में कितना आवेश है छोटका क्यू है, तो फाई बराबर क्या होगा आपका छोटका क्यू बटा में एप्सिलॉन नोट होगा। यही हो गया संपूर्ण गॉसीय सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में मेरे पास है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और समीकरण 2 में है फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। तब हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 से लिखिएगा ना, तो देखिए 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो लिखेंगे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इधर आपका क्या है क्यू बटा एप्सिलॉन नोट है। तो आपका हो जाएगा ई बराबर, इसको डिवाइड में भेज दीजिए, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। अब इसको सजा के लिखेंगे, तो सजा के लिखेंगे तो ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट
और Q बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, Q बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। E बराबर आपका आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर आया। अब देखिए E बराबर हम हालांकि पीछे लिख दिए थे लेकिन उसका काम नहीं आया था। E बराबर जो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा आर स्क्वायर, वो देखिए इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान आया, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान आया। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान हम लोग कितना निकाल लिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर बिंदु P पर निकाल लिए। अब देखिए क्या करते हैं कि ये जो आपका बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर हम लोग किसी परीक्षण आवेश Q नोट को लाते हैं। बिंदु P पर किसी परीक्षण आवेश Q नोट को अब हम क्या करते हैं, लाते हैं। यहाँ बिंदु P पर परीक्षण आवेश कितना है भाई, Q नोट है, इसको हम बिंदु P पर लाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर किसी परीक्षण आवेश को लाते हैं तो उस पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो बिंदु P पर जब हम आवेश Q नोट को लाएंगे, बिंदु P पर आवेश Q नोट को लाएंगे तो इस पर लगने वाला विद्युत बल जो होगा आपका, देखिए विद्युत बल कितना होगा, लगने वाला विद्युत बल हम लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है F बराबर Q नोट इंटू E होता है, Q नोट इंटू E होता है। देखिए आगे पीछे लिखा गया, हाँ बिंदु P पर किसी परीक्षण आवेश को लाएंगे तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर Q नोट इंटू E होगा। ध्यान से थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ E हो गया आपका गोला, यहाँ पर आवेश कितना है, Q है, और यहाँ बिंदु P है। तो बिंदु P पर हम लोग यहाँ पर जब किसी परीक्षण आवेश को लाएंगे तो इस पर इस विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होगा, E बराबर होगा F बटा Q नोट होगा, ठीक ना। तो इसे F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा Q नोट इंटू E, जहाँ Q नोट क्या होता है, परीक्षण आवेश होता है। तो जब परीक्षण आवेश को बिंदु P पर लाया जाएगा तो उस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F बराबर Q नोट इंटू E हो जाएगा। तो देखिए F बराबर Q नोट इंटू E हो जाएगा, तो F बराबर Q नोट को छोड़ दीजिए। अब बिंदु P पर हम लोग विद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितना निकाले हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट छोटका Q बटा आर स्क्वायर। छोटका Q बटा आर स्क्वायर हम कहाँ निकाले हैं विद्युत क्षेत्र भाई, बिंदु P पर निकाले हैं, यहाँ पर निकाले हैं। देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा आर स्क्वायर निकाले हैं। अब देखिए यहाँ पर इंटू हो गया, तो इंटू हो गया तो F बराबर आपका क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q नोट इंटू Q और बटा में आर स्क्वायर, ठीक। तो यही आपका हो गया कूलम का नियम। कूलम का नियम क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पहिलका आवेश गुना दूसरका आवेश और दोनों के बीच के दूरी का स्क्वायर। आ क्वेश्चन में कह रहा था कि गॉस प्रमेय की सहायता से कौन चीज निकाले, कूलम का नियम निकाले। ये 2018 एग्जाम में सबसे पहला बार आया था, लइकन के खखना दिया था, ठीक ना, खखना दिया था लेकिन बना ही नहीं था अधिकांश। तो यही आपका है, लास्ट में लिख देते हैं कि यही कूलम का नियम है जो गॉस के नियम से प्राप्त किया गया है। यही बातवा सब PDF में भी बड़ा सुंदर से लिखा हुआ है, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ई रहा आपका क्वेश्चन कि स्थिर विद्युत परिरक्षण किसे कहते हैं, इसका जीवन उपयोगी उपयोग बताएं। तो देखिए स्थिर विद्युत परिरक्षण की परिभाषा क्या होता है कि किसी विशेष क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की घटना को स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की घटना को स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं, समझें। फिर से सुन लीजिए, किसी विशेष क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की घटना को स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर E वाला कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम क्या करते हैं कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई आवेशित खोखला गोला चालक यहाँ पर घेर देते हैं चारों तरफ से, ये अपने आप विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बच जाता है। कारण क्या है कि खोखला गोला के अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। खोखला गोला के अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। परिभाषा समझ गए, किसी विशेष क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की घटना को स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। ये 2014 एग्जाम में पूछा था, ये बार आपका सेंटअप एग्जाम में पूछा है। अब इसका जीवन उपयोगी उपयोग क्या है,
तो देखिए इसका जीवन उपयोगी उपयोग जो होता है आपका, पहला उपयोग है कि यदि इसका जीवन उपयोगी उपयोग लिख लीजिएगा देख करके। इसका पहला उपयोग है कि यदि आप बस या कार में बैठे हो, बस या कार के अंदर में बैठे हैं, तो बस क्या होता है, एक तरह से होल होता है, खोखला होता है अंदर से। तो जब आप बस या कार के अंदर बैठे हो और बिजली गिरे, तो बस या कार का खिड़की और दरवाज़ा बंद रखना चाहिए। बस या कार की खिड़की दरवाज़ा बंद रखना चाहिए। कारण क्या है कि इस पर बिजली गिरेगा तो आवेश इसके सतह पर फैलेगा, और सतह पर जब फैलेगा आवेश है तो सतह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती है। सतह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर जाती है, जिसके कारण अंदर में विद्युत क्षेत्र का प्रभाव शून्य होगा। तो आप सुरक्षित रह जाइएगा, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बच जाइएगा। इसीलिए जब आप किसी कार या बस में बैठे हो तो बिजली गिरे तब खिड़की और दरवाज़ा बंद रखना चाहिए, क्योंकि जब आवेश गिरता है तो आवेश सतह पर फैलता है, अंदर में आवेश नहीं आता है, जिसके कारण अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो ये पहला हो गया, ठीक ना। दूसरा है कि जब आप किसी करकट वाले रूम में बैठे हो, लोहा वाला करकट जो होता है चादर वाला, तो उसमें बैठे हो और उस पर बिजली गिर जाए तो आवेश उस चादर पर फैल जाता है, लोहा के चादर पर एक समान रूप से फैल जाता है और आप अंदर में सुरक्षित बच जाइएगा, ठीक। ये हो गया तीसरा उपयोग, क्योंकि अंदर वाला रूम में कोई विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि आवेश चालकों के सतह पर फैलता है और सतह के अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, जो कि आप पहले भी पढ़ें कि आवेशित खोखला गोलाकार चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तो दूसरा जीवन उपयोगी उपयोग है। तीसरा है कि जब किसी धातु के खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, किसी धातु के खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। कारण क्या है कि आवेश जो है खोखला गोलीय चालक के सतह पर फैलता है। आवेश कहाँ फैलता है, खोखला गोलीय चालक के सतह पर फैलता है, और आवेश के अंदर में विद्युत क्षेत्र का प्रभाव क्या होता है, शून्य होता है। तो ये 3 गो आपका जीवन उपयोगी उपयोग हो गया स्थिर विद्युत परिरक्षण का। ध्यान से सुन लीजिए फिर से। स्थिर विद्युत परिरक्षण किसे कहते हैं, तो किसी विशेष क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की घटना को स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। और इसका जीवन उपयोगी उपयोग क्या है कि बस या कार में बैठे हो तो खिड़की और दरवाज़ा बंद करना लेना चाहिए, क्योंकि आवेश सतह पर फैलता है। और दूसरा है कि आप कोई धातु के खोखला गोला रहे तो उस पर आवेश गिरता है तो आवेश सतह के अंदर नहीं जाता है, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव बाहर ही रहता है। और करकट वाला रूम में बैठे हो तो उसके अंदर में भी विद्युत क्षेत्र का प्रभाव शून्य होता है, क्योंकि आवेश करकट पर फैल जाएगा। वो भी धातु का करकट रहेगा तब, सीमेंट वाला नहीं। सीमेंट वाला रहेगा तब फोड़ के सब अंदर चल जाएगा, मौत निश्चित हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका पीछे वाला और 4 गो लेक्चर है, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप जाके वो सब देख लीजिएगा। इसका PDF के लिए जो हम नंबर बताएं उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा और एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम आपको सारा क्वेश्चन 2 नंबर 5 नंबर ला भाई सोल्व करके बता देंगे PDF के साथ। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों।